ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हैशिंग टेक्निक्स। ठीक है। तो हैशिंग टेक्निक एग्जैक्टली होती क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं ताकि आपको इस लेक्चर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हैशिंग टेक्निक होती क्या है, तो डीबीएमएस के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन टाइप ऑफ एक क्वेरी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब हम क्वेरी लिखते हैं तो वो किस तरीके से डिसाइड करता है कि भी डेटा मुझे यहीं से ही लाना है या स्टोर करवाना है या फिर उसके अंदर ही अपडेट करनी है या फिर उसको डिलीट भी करना है। ठीक है। तो जो हम क्वेरी लिखते हैं उस क्वेरी के बेस पे उस फाइल के अंदर, मतलब जो भी डेटाबेस हम टेबल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड स्टोर करते हैं वो सारा कुछ एक फाइल स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। तो जब हम क्वेरी लिखते हैं तो उस फाइल के अंदर वो चेक करता है कि मुझे कौन से फील्ड के अंदर और कौन से रिकॉर्ड के अंदर से डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना है या फिर इंसर्ट करवाना है, तो वो चीज़ वहाँ से वो देखता है। तो किसकी मदद से वो देखता है, वो है हैशिंग। ठीक है। किसकी मदद से वो देखती है, सारा कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है, हैशिंग टेक्निक्स। ठीक है। तो जो हम क्वेरी लिखते हैं वो क्वेरी ऑटोमेटिकली हैशिंग के अंदर जाएगी और हैशिंग के मुताबिक जिस तरीके से हमने क्वेरी लिखी है वो फाइल के अंदर ढूंढता है। ठीक है। उस तरीके से हमें डेटा देता है या फिर डेटा हमारा इंसर्ट होता है। तो वो जो बीच में टेक्निक यूज होती है क्वेरी और फाइल के बीच में डेटा लाने या ले जाने के लिए, उस टेक्निक को यहाँ पे कहा जाता है हैशिंग टेक्निक। ठीक है। ये उसका ऊपर का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके टॉपिक के बारे में जाने वाले, इसके अंदर जाने वाले कि हैशिंग एग्जैक्टली होती किस तरीके। तो पहले तो हैशिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। क्वेरी और फाइल के बीच में डेटाबेस के अंदर जो भी इंटरेक्शन होता है वो किस की मदद से होता है, हैशिंग टेक्निक की मदद से होता है। तो उसकी हम डेफिनेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप्स है, स्टैटिक और डायनेमिक, तो इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि टेक्निक और व्हाट इज हैशिंग, किस तरीके से वो यूज़ की जाती है। ठीक है। टेक्निक मैंने बता दिया आपको, उसको किस तरीके से क्या बोला जाता है और किस तरीके से वो डेटाबेस के साथ अटैचमेंट में होती है। ठीक है। किस फॉर्म में होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि व्हाट इज हैशिंग। तो यहाँ पे लिखा है इन ह्यूज डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास बहुत सारा, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, सीएमडी के अंदर बहुत सारा डेटा हम एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा रहेगा। तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसके अंदर तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट टू सर्च ऑल द इंडेक्स वैल्यू एंड रीच द डिजायर्ड डेटा। मतलब अगर मुझे किसी भी तरीके के डेटा को फाइंड करना है तो मेरे पास तो हजारों रिकॉर्ड पड़े होंगे, उसके अंदर से वो किस तरीके से डेटा को सर्च करेगा और वो डेटा सर्च करके मुझे देगा, तो उसमें टाइम लगेगा, मतलब वो इनइफिशियंट है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए उन लोगों ने हैशिंग टेक्निक यूज़ की है। मतलब हैशिंग टेक्निक इज यूज टू कैलकुलेट द डायरेक्ट लोकेशन ऑफ अ डेटा रिकॉर्ड, मतलब उस पोजीशन पे डिस्क के अंदर जो भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो सारा डेटा इंडेक्स के मुताबिक वो डेटा हमें फेच करके दे देगा। वो किस लोकेशन पे जाना है वो भी कौन डिसाइड करता है, हमारी हैशिंग टेक्निक डिसाइड करती है कि भी हमारे फाइल स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो उसको किसके बेस पे मुझे डेटा उठा के लाना है, तो वो सारा इंडेक्स स्ट्रक्चर के बेस पे वर्क होता है। ठीक है। और हैशिंग टेक्निक के अंदर भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ हैशिंग इंडेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस पे वो आपको डेटा फैच करके देता है या फिर किस के बेस पे आपको डेटा स्टोर करवाना है वो भी वो डिसाइड करके आपको देता है हैशिंग टेक्निक। ठीक है। फिर है कि इन दिस टेक्निक डेटा स्टोर एट द डेटा ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक के फॉर्म में वो डेटा स्टोर होता है इस टेक्निक के अंदर, जिसका एड्रेस हुज एड्रेस इज जनरेटेड बाय यूजिंग हैशिंग फंक्शन। ठीक है। तो जो भी आप डेटा स्टोर करवाते हो, जब भी डेटा उसके अंदर डेटाबेस के अंदर जाता है तब वहाँ पे वन टाइप ऑफ उसका एक एड्रेस जनरेट होता है। जैसे कि हमारे घर होते हैं तो घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं पर उसका एड्रेस क्या है एग्जैक्टली, मतलब उसका नंबर क्या है, घर नंबर क्या है, तो पता होना चाहिए ना। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं पर उस रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ठीक है। तो वो एड्रेस हैशिंग फंक्शन की मदद से जनरेट होता है और अलग से एक डेटा ब्लॉक के अंदर उसको स्टोर कर देता है। ठीक है। इतना पता चला आपको। फिर एक ही द मेमोरी लोकेशन वेयर दिस रिकॉर्ड आर स्टोर इज नॉन एज डेटा बकेट, मतलब जहाँ पे
जिस रिकॉर्ड को हमने स्टोर किया है उसका जो भी एड्रेस जनरेट हुआ है, ठीक है, और जो भी एड्रेस उसका जनरेट हुआ है वो कहाँ पर स्टोर हुआ है उसे यहाँ पे बोला जाता है डेटा बकेट या फिर डेटा ब्लॉक्स बोला जाता है, ठीक है। तो डेटा बकेट और डेटा ब्लॉक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि डेटा बकेट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो ये थी हमारी हैशिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हैशिंग के अंदर डेटा बकेट और डेटा ब्लॉक्स के बेस पे सारा रिकॉर्ड स्टोर होता है। तो डायरेक्टली उस रिकॉर्ड मतलब हजारों रिकॉर्ड पड़े होंगे वहाँ पे वो डायरेक्ट जाके ढूंढने नहीं कर लगता, उसके लिए बीच में एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस के अंदर वो डेटा चेक करता है कि भी यहाँ इसका लोकेशन मुझे कौन से रिकॉर्ड पे भेजना है, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको डेटा फेच करके देता है, ठीक है। अब वो वर्क कैसे करता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से हैशिंग हमारी वर्क होती है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे आपको दिया कि 98 100 जॉन दिल्ली, और उसके बाद नीचे की साइड दिया कि 102, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो बीच में हमें बहुत सारे रिकॉर्ड दिए हुए कि 103 जॉन यूएस, 104 कैथरीन यूपी, 105 मनी चाइना, 106 जैक्सन दिल्ली। तो ये हमारे रिकॉर्ड्स हो गए। इस रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जो एड्रेस यहाँ पे देखो डेटा रिकॉर्ड के पास, मतलब यहाँ पर भी आपको दिया कि डेटा बकेट एड्रेस, मतलब इसे डेटा ब्लॉक भी बोलते हैं या फिर डेटा बकेट भी बोल सकते हो। ये आपका वन टाइप ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस यहाँ पे जनरेट होता है। ये ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उसका जो प्राइमरी उसकी की है वो यहाँ पे डेटा बकेट के अंदर ही स्टोर हो, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 98, यहाँ पे 103 है तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी सेम भी आता है या फिर अलग अलग भी आता है। और ये जो एड्रेस आपको दिया गया है वो कहाँ पे रहता है, आपके डेटा रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो कभी पर भी कहीं पर भी आप डेटा फाइंड करोगे तो पहले वो क्या फाइंड करता है, उसका एड्रेस फाइंड करेगा। अगर उसे एड्रेस मिल गया तो वो इस रिकॉर्ड के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो आपको दे देगा। अगर आपके पास 103 नंबर का रिकॉर्ड आपने फाइंड किया है तो वो इस एड्रेस पे जाएगा और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा वो आपको दे देगा। मतलब वो उसे क्या करना है कि छोटी सी चीज़ फाइंड करनी कि एड्रेस कौन सा है। अगर मुझे एड्रेस मिल जाएगा तो डेटा उसे इजीली आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मैंने जो यहाँ पे एलोब्रेट करके आपको दिखाया है कि इमेज के फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसको हम थियरी भी पढ़ लेते हैं इसके अंदर उस लोगों ने किस तरीके से जनरेट किया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो इन दिस a hash function can choose any of the column value to generate the address, मतलब वो किसी भी तरीके की कोई भी कॉलम को वो चूज कर लेता है और उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है, ठीक है, उसको वो डेटा रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कर देता है, मतलब जनरेट कर देता है। फिर एक कि मोस्ट ऑफ द टाइम द हैश फंक्शन यूजेस द प्राइमरी की, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया देखो इस बकेट के अंदर जो भी उसकी प्राइमरी की रहती है वही वो एज ए एड्रेस के फॉर्म में लेता है। पर कभी कभी क्या ले लेता है, वो एड्रेस के फॉर्म में नहीं लेता, और उसकी जो प्राइमरी की है वो एज ए एड्रेस के फॉर्म में नहीं लेता और कहीं दूसरी फॉर्मेट में भी एड्रेस को वो ले लेता है, ठीक है, अलग फॉर्मेट में भी लेता है, ऐसा फिक्स नहीं है कभी कभी। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफन टाइप, मतलब मोस्टली टाइम में हैश फंक्शन क्या करता है कि उस रिकॉर्ड की प्राइमरी की को ही वो एज अ एड्रेस डेटा बकेट के अंदर स्टोर कर देता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इमेज के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर एक ही हैश फंक्शन इज सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन टू एनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक फंक्शन, मतलब किसी भी तरीके की मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए हैश फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा दिया हो तो उसकी इजी करना है तो मैंने क्या कर दिया, उसकी एक सिंपल एड्रेस बना दी। तो ये हमारा सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। और यहाँ पे कहीं पर भी आपको जाना है तो उसके अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स, इसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डेटा लाने ले जाने के लिए या फिर सर्च करने के लिए, ठीक है। पर एड्रेस को सर्च करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये टास्क हमारा सिंपल हो जाता है किसकी मदद से, हैश फंक्शन की मदद से। फिर एक वी कैन इवन कंसीडर द प्राइमरी की इटसेल्फ एज ए, मतलब उसकी जो प्राइमरी की है उसको भी हम एज ए एड्रेसेस कवर कर सकते हैं, मतलब उसके एड्रेस के बेस पर ही उसकी प्राइमरी की बेस क्या प्राइमरी के बेस पर भी उस डेटा को उस रिकॉर्ड को फैच हम करवा सकते हैं या फिर यूज़ हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद है कि दैट मीन्स ईच रो whose address will be same as a primary key stored in a data blocks,
ठीक है, मतलब मैं जिसकी प्राइमरी की और जिसका डेटा बकेट एड्रेस सेम होता है वो ऑलवेज डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर रहता है? डेटा ब्लॉक्स के अंदर, मतलब यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा किस तरीके से हैशिंग वर्क करती है तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब उसके अंदर दो टाइप्स है हैशिंग की। यहाँ पे कितनी टाइप्स है हमारे पास? एग्जैक्टली दो टाइप्स है। तो फर्स्ट हैशिंग है स्टैटिक हैशिंग, और दूसरी है हमारी डायनेमिक डायनेमिक हैशिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि भाई डायनेमिक हैशिंग के अंदर किस तरीके से डेटा को चेंजेस मतलब स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्टैटिक हैशिंग के अंदर, इन स्टैटिक हैशिंग द रिजल्टेंट डेटा बकेट एड्रेस विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, मतलब उसकी जो डेटा बकेट यहाँ पे जनरेट हो रही है वो ऑलवेज क्या रहती है? फिक्स ही रहती है, मतलब यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड पड़ा है तो उसकी एड्रेस यहाँ पे क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, बदलेगी नहीं। उसके एग्जांपल यहाँ पे आपको नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद दिया गया कि दैट मीन्स वी जनरेट एन एड्रेस फॉर एम्प्लॉय आईडी 103। मतलब गेस करो कि हमने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया है, उस टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है और उसकी आईडी कितनी है यहाँ पे? 103। यूजिंग हैश फंक्शन, मतलब हैश फंक्शन की मदद से उसको फैच करने के लिए ये वहाँ पे मोड यूज होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली फंक्शन है जिसकी मदद से उस डेटा को फैच करने में आपको आसानी लगी। तो क्या करता है कि जैसे ही एस फंक्शन हम यूज करते हैं तो मॉडिफाई, देन इट विल बी रिजल्ट, इट ऑलवेज रिजल्ट द सेम बकेट। मतलब 3 नंबर की रिकॉर्डिंग, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ता है मॉड 5 की मदद से, तो आपका मॉड क्या रहता है? 3, तो 103 नंबर का रिकॉर्ड आपको दे देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि हियर देयर विल बी नो चेंज इन अ बकेट, मतलब उस बकेट एड्रेस के अंदर कभी भी उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहता है। ठीक है, इसलिए स्टैटिक बोलते हैं उसे। Hence, in this static hasing, the number of the data bucket in a memory remains constant throughout। जैसे हम कोडिंग के अंदर कांस्टेंट बनाते हैं, फिक्स वैल्यू बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? स्टैटिक के अंदर जो भी हमने एड्रेस बनाया वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि वी विल हैव 5 डेटा बकेट्स इन अ मेमोरी यूज टू स्टोरेज है। मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास 5 तरीके की अलग अलग बकेट रहती है। ठीक है, उसके ऑपरेशन की यहाँ पे आपको दी हुई है। तो पहले तो हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं, मतलब सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो ये 4 तरीके की ऑपरेशन आप स्टैटिक हैशिंग के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वन टाइप ऑफ स्टैटिक हैशिंग। मतलब इसके अंदर एड्रेस जो क्रिएट होता है, बनता है, जनरेट होता है, वो फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज होगा नहीं। मतलब 103 है तो 103 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद डायनेमिक हैशिंग होती है। तो डायनेमिक हैशिंग के अंदर मतलब बकेट बदलते रहते हैं, बकेट बदलता रहता है, बकेट की अंदर की वैल्यू भी यहाँ पे बदलती रहती है। तो पहले डायनेमिक हैशिंग समझ लेते भी उसके अंदर किस किस तरीके से डेटा को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कि डायनेमिक हैशिंग मेथड इज यूज टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक हैशिंग लाइक बकेट और, मतलब जब भी उसके अंदर डेटा फुल हो जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पे बकेट तो हमारे पास फिक्स रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी हमारा रिकॉर्ड रहता है उसकी एड्रेस स्टोर करने के लिए स्टैटिक एसिड के अंदर क्या होता है कि फिक्स बकेट होता है। तो वो वहाँ पे अगर मेरे पास डेटा बढ़ गया तो क्या करेंगे, अगर डेटा मेरे पास कम है तो क्या करेंगे? तो स्टैटिक हैशिंग के पास फिक्स बकेट रहते हैं, जबकि डायनेमिक के अंदर जितने रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवाते हो या फिर डेटा जो भी ऑपरेशन है उसके साथ करवाना है तो उस हिसाब से बकेट बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी। मतलब जितना डेटा रहेगा उस हिसाब से ही बकेट बनती है, या बकेट ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है। मतलब वो अपने हिसाब से ही बकेट को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब एड्रेस जो रिकॉर्ड आपका स्टोर होता है उस रिकॉर्ड के मुताबिक एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए बकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि हमारी जो क्वेरी है वो सही से चल चल सके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डायनेमिक, तो डायस्टैटिक में पता चला कि स्टैटिक के अंदर जो भी बकेट रहती है वो किसके हिसाब से रहती है? जो भी डेटा आपने स्टोर करा है उसके हिसाब से रहती है। जबकि डायनेमिक एसिड के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से हम डेटा बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उस हिसाब से बकेट ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है, मतलब अपने आप से ही बकेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो इसके बारे में नीचे भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन दिस मेथड डेटा बकेट ग्रो एंड श्रिंक, मतलब बढ़ना और कम होना एज अ रिकॉर्ड, मतलब किसके बेस पे, रिकॉर्ड के बेस पे वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज, मतलब जैसे ही आपके रिकॉर्ड बढ़ेंगे उसके अंदर तो बकेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जैसे ही रिकॉर्ड कम होगी डिक्रीज होगी तो वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड, मतलब ये क्या हो जाए कि डायनेमिक हैशिंग के अंदर भी इस टेक्निक को यहाँ पे कहा जाता है एक्सटेंडेबल हैशिंग, मतलब जब भी जरूरत ही वो एक्सटेंड हो जाएगा, जब भी जरूरत हो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायनेमिक हैशिंग के अंदर बकेट मतलब एड्रेस जो स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स। ठीक है। दिस मेथड मेक हैशिंग डायनेमिक, मतलब ये एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड है, वही उसी मेथड को यहाँ पे क्या बोला जाता है, डायनेमिक हैशिंग। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल भी दिए गए हैं कि इट अलाउज इंसर्शन और डिलीशन विदाउट रिजल्टिंग इन पुअर फॉर्म, मतलब कितने भी रिकॉर्ड आपके पास पड़े होंगे तो उसके अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया कि हाउ टू सर्च की, मतलब जो हम बकेट बनाइए, जो भी एड्रेस हमारा बना है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर हैशिंग टेक्निक के अंदर वो किस तरीके से फाइंड करता है, तो उसके बारे में भी की पॉइंट उसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पहले बताया कि हाउ टू सर्च की, मतलब की को किस तरीके से फाइंड किया है, तो उसके बाद ही हम रिकॉर्ड के पास पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट उसने क्या लिखा है कि कैलकुलेट द हैश एड्रेस ऑफ द की, मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि उसकी जो हैश एड्रेस होती है उसको वो क्या करता है कि कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर चेक करता है कि चेक हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन डायरेक्टरी एंड दिस बिट आर कॉल्ड एज अ आई, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा रहता है, जो भी बिट्स के फॉर्म में डेटा रहता है, एड्रेस रहता है, उसको वो चेक करता है कि इसके अंदर कितने बिट्स है। ठीक है, और उस बिट्स को वो क्या नाम देता है, आई। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि टेक अ लिस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब उसके अंदर आपने जो एड्रेस है वो 0101 फॉर्मेट के अंदर स्टोर हुआ, कन्वर्ट हो गया है, तो उस 0101 के अंदर उसके जो लास्ट बीट होते हैं उसको भी चेक करता है, मतलब टेक लिस्ट सिग्निफिकेंट आई बीट ऑफ द हैश है, मतलब लास्ट के जो बीट्स रहते हैं उसे वो चेक करता है। दिस गिव्स एन इंडेक्स ऑफ डिटेक्टिव, मतलब वही उसकी क्या बना देता है, इंडेक्स बना देता है। ठीक है, उसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है तो हम उसके बारे में इसके नीचे की स्लाइड में हमने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नाउ यूजिंग इंडेक्स गो टू डायरेक्टरी एंड फाइंड द बकेट एड्रेस वेयर रिकॉर्ड माइट बी, जहाँ पे आपका रिकॉर्ड पड़ा होगा और उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फाइल के अंदर वो जाएगा। तो इस तरीके से सर्चिंग होती है, मतलब डेटा को ढूंढा जाता है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है आई थिंक, और उसके बाद इंसर्ट भी किया हुआ है। तो उसके अंदर इंसर्ट या उस डेटा को फाइंड किस तरीके से किया जाता है तो बाद में हम इंसर्ट पे आते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे हैश एड्रेस है, तो किस फॉर्म में, 010 फॉर्मेट में अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि लास्ट जो दोनों बीट बची हुई है, 10 00 10 00 01 01 11, तो जो अलग अलग मतलब कितनी यहाँ पे मैक्सिमम बीट कितनी बनी है हमारे पास, 00 01 10 और 11, मतलब ये दोनों बीट हमें काउंट करनी है। हमारे पास 7 की पड़ी हुई, तो सातों की के अंदर हैश एड्रेस उसके जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट थे ये वाले दोनों, 10 00, तो ये दो, फिर ये वापिस से आ रहा है 10, तो यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, यहाँ पे 00 आ रहा है, फिर उसके बाद 00 वापिस है, फिर वापिस 01 है, फिर वापिस 01 है, और यहाँ पे 11, तो चार अलग अलग तरीके की यहाँ पे डेटा रिपोर्ट्स बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको दिया है, देखो द लास्ट टू बिट्स ऑफ 2 and 4 आर जीरो, मतलब 2 नंबर की और 4 नंबर की लास्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम है, देखो 00, इसकी भी 00 है। तो वो क्या करेगा कि 00 बकेट के अंदर वो क्या कर देगा, 2 नंबर की और 4 नंबर की को यहाँ पे रख देगा, देखो 2 और 4 को क्या यहाँ पे रख दिया उसने, 00 बकेट के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद 01 है, तो 01 के अंदर कौन कौन सी है आपके पास, तो ये वाली
5 और 6, तो 5 और 6 नंबर की को यहाँ पे इसने कहाँ पे रख दिया, इस B1 बकेट के अंदर रख दिया। उसके बाद 10 है, तो 10 के अंदर हमारे पास 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बकेट के अंदर की कौन सी डालनी, फर्स्ट और 3, तो इसको उन्हें दे दिया B2। उसके बाद बचा हमारे पास 7 नंबर की, मतलब 11 के अंदर हमारे पास एक ही की पड़ी हुई, तो उसने यहाँ पे 7 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी डेटा डायनेमिकली हम स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो वो सारा रिकॉर्ड डायनेमिकली इस तरीके से वो बीट के फॉर्म में एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, उस की को उस बकेट के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है। तो वापस हम चलते हैं कि इंसर्ट किस तरीके से होता है। तो फर्स्टली यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ रिट्रीवल, मतलब जिस तरीके से डेटा को हम सर्च करते हैं, फेच करते हैं, उसी तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। एंड एंडिंग ऑफ सेम बकेट, मतलब वो जिस तरीके से जिस बकेट के अंदर वो एंडिंग हो रहा है उसी तरीके से। इफ देयर इज a still space in bucket then place the record in it, मतलब अभी भी इसके अंदर बकेट के अंदर स्पेस बची हुई है, तो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को उसके अंदर वो स्टोर करेगा। मतलब इस बकेट के अंदर अगर फिक्स रहता है कि भाई इतनी डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो उतने ही रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर है। अगर दो आपने दिए तो दो ही रिकॉर्ड स्टोर करते हो, उसने अगर यहाँ पे 3 दिए तो एक साथ 3 रिकॉर्ड भी स्टोर हो सकता है। मतलब जिस तरीके से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी तरीके से, जैसे एल्गोरिदम बनाई जाती है, तो उसी फॉर्म में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया भी किस तरीके से डायनेमिक हैशिंग को अचीव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल आपको दी हुई है। और उसके बाद डायनेमिक हैशिंग बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है, तो उसके एडवांटेज यहाँ पे आपको दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपको फर्स्ट एडवांटेजेस दिया गया है कि इन दिस मेथड द परफॉर्मेंस डज नॉट डिक्रीज एज द डेटा ग्रो इन अ सिस्टम, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे डायनेमिक हैशिंग के अंदर डेटा बढ़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस लो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, तो परफॉर्मेंस डज नॉट डिक्रीज एज अ डेटा ग्रो, जिस तरीके से सिस्टम के अंदर डेटा बढ़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस एज इट इज़ रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर उसके बाद लिखा है कि इट सिंपली इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी टू अकोमोडेट डेटा, मतलब डेटा के हिसाब से वो अपनी साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकता है, पर उसके परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी तरीके की डाउन फ्लो नहीं आएगा। वो जैसा है, जिस तरीके से वर्क कर रहा है उसी तरीके से डेटा आपको देगा। फिर उसके बाद एक इन दिस मेथड मेमोरी इज़ वेल यूटिलाइज, मतलब मेमोरी को हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली डेटा के मुताबिक उसकी मेमोरी बढ़ सकती है और श्रिंक हो सकती है। देयर विल बी नॉट एनी अनयूज मेमोरी, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की अनयूज मेमोरी ऐसे ही पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एडवांटेजेस हो जाता है। उसके बाद देखिए दिस मेथड इज गुड फॉर डायनेमिक डेटाबेस, मतलब डायनेमिक डेटाबेस के लिए डायनेमिक हैशिंग टेक्निक बहुत ही यूज होने वाली टेक्निक्स हैं, क्योंकि डेटा यहाँ पे डायनेमिकली बढ़ता है और कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से डिसएडवांटेज वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड इफ द डेटा साइज इंक्रीज देन द बकेट साइज इज ऑल्सो इंक्रीज, मतलब डेटा जैसे आप इंसर्ट करवाते जाते हो, मतलब बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से आपकी मेमोरी और बकेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं। तो कितनी बकेट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है वो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है कि दिस एड्रेस ऑफ डेटा विल बी मेंटेन इन बकेट एड्रेस टेबल, मतलब जो भी डेटा आप स्टोर करवाते हो, ठीक है, उस वही डेटा आपका कहाँ पर भी स्टोर होता है, बकेट टेबल के अंदर, मतलब उसी टेबल के अंदर एक अलग से जो हमें दिखाई नहीं देता, जो लॉजिकल होता है, ठीक है। और हमें जो डेटा दिखाई देता है वो हमारा फिजिकल होता है। तो जैसे हम डेटा स्टोर करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक एड्रेस बकेट भी टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। फिर है कि दिस इज बिकॉज द डेटा एड्रेस विल कीप चेंजिंग एज अ बकेट ग्रो एंड श्रिंक, मतलब जिस तरीके से डेटा यहाँ पे ऐड
मतलब इंक्रीज होता है, ऐड होता है या फिर डाउन होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एड्रेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ती और कम होती है। तो हमें पता कभी भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितने डेटा आए हैं और कितने डेटा गए हैं, ठीक है, और कितनी उसके अंदर बकेट बनी है और कितनी उसके अंदर बकेट नहीं बनी है, ठीक है। फिर है कि इफ देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज डेटा, मतलब इसके अंदर बहुत सारा डेटा इंक्रीज हो रहा है, तो मेंटेनिंग बकेट एड्रेस टेबल बिकम अ टेडियस, मतलब उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर है कि इन दिस केस द बकेट ओवरफ्लो सिचुएशन विल ऑल्सो अकर, मतलब इसके अंदर कितना भी रिकॉर्ड हम एक साथ स्टोर करवाते हैं तो वो मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि बट इट माइट टेक अ लिटिल टाइम टू रीच द सिचुएशन देन स्टैटिक गैसिंग, मतलब स्टैटिक गैसिंग की तरह ही हमारी डायनेमिक गैसिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए हमारे पास डेटा बकेट ओवरफ्लो होता है तब, ठीक है, पर वो बहुत ही कम टाइप होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा आप एक साथ स्टोर करवाओगे तो उसकी एड्रेस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास मेमोरी की और या डेटा स्टोर करवाने की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज होता था उसका, ठीक है, अगर मेमोरी कम होगी तो, वरना नहीं। तो ये हमारी हैशिंग टेक्निक्स थी जिसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि आप टेबल के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर करते हो, मतलब क्वेरी लिखते हो तो उस क्वेरी को कौन जनरेट करवाता है, ठीक है, और कहाँ पे स्टोर करवाता है किसकी मदद से। तो ये सारा कुछ किसकी मदद से होता है, हमारी हैशिंग टेक्निक की मदद। और हैशिंग टेक्निक के अंदर भी हमारे पास क्या रहते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर उसको बदलने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्वेरी दी गई, तो उस क्वेरी की मदद से ही, मतलब हैशिंग फंक्शन की मदद से ही हमें सारा डेटा मिलता है वही परफॉर्मेंस में, मतलब उसका परफॉर्मेंस भी कभी यहाँ पे लो नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी मेन एडवांटेजेस हो जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में अंदर आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि हैशिंग टेक्निक एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है या फिर रिसर्च करना है तो आप रिसर्च भी कर सकते हो हैशिंग टेक्निक के बारे में, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हैशिंग टेक्निक बहुत ही यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर सारा डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, तो बैकएंड में यूज होती है हमारी हैशिंग टेक्निक की एल्गोरिदम, तो उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।